गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 5th यूनिट के अंतर्गत इससे पहले हमने आकलन उद्देश्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया था। अब आज का हमारा टॉपिक है आकलन विधियों का समीक्षात्मक विश्लेषण, यानी आकलन के लिए हम जो विधियां काम में लेते हैं उन विधियों का समीक्षात्मक विश्लेषण, यानी आकलन विधियों का समीक्षात्मक विश्लेषण वर्तमान समय की आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए कहा है कि वर्तमान में जो भी आकलन विधियां है, जो भी आकलन विधियां है, वह विधियां पूर्ण रूप से या पूर्णतः विद्यार्थियों का जो है सर्वांगीण रूप से आकलन नहीं कर पाती है, यानी इनके माध्यम से जो है हम विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास का आकलन नहीं कर पाते हैं। इसलिए वर्तमान समय की जो स्थिति है, उस वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए आकलन के अंतर्गत विद्यार्थियों का जो है सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को देखने के लिए हम विभिन्न प्रकार की इसमें विधियों को शामिल कर सकते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा आकलन की जो विधियां है, उन आकलन की विधियों के माध्यम से जो है हम विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को देख सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले इन विधियों के अंतर्गत सबसे पहले आकलनकर्ता द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए वास्तविक रूप प्रदान करने की व्यवस्था करना, यानी विद्यार्थी के आकलनकर्ता द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए वास्तविक रूप प्रदान करना, यानी जब आकलन करता है विद्यार्थी का, जब आकलन करता है तो उस कार्य को वास्तविक रूप देने के लिए उस कार्य के आकलन के लिए उनको वास्तविक रूप प्रदान करना। और यदि आकलनकर्ता ऐसा नहीं कर पाता है, उनके कार्य को वास्तविक रूप प्रदान नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को इसमें जैसे वीडियो के माध्यम से वीडियो, फिल्म, इत्यादि कंप्यूटर आदि द्वारा हम विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान का अनुभव करवा सकते हैं। उनको इनके माध्यम से प्रत्यक्ष चीजों को दिखाकर उस प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों का हम आकलन कर सकते हैं, जिससे कि विद्यार्थी की जो आकलन और अधिगम की जो क्षमता है, उस
इनके माध्यम से विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान का अनुभव कर पाएंगे, तब विद्यार्थियों की जो वास्तविक स्थिति है उस वास्तविक स्थिति के बारे में हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है छात्र द्वारा किए गए कार्य, छात्र द्वारा कार्य के सीखने के समय जो भी गतिविधियां या प्रदर्शन स्थिति प्रस्तुत की जाती है, उसका पर्यवेक्षण जो है उसकी देखरेख स्वयं आकलनकर्ता को ही करना चाहिए। यानी जब विद्यार्थी किसी भी कार्य को सीखता है, उस सीखने के समय में जो भी जिस प्रकार की गतिविधि करता है विद्यार्थी, उन गतिविधियों का प्रदर्शन, उन गतिविधियों के प्रदर्शन की स्थिति जब प्रस्तुत की जाती है तो उस प्रदर्शन स्थिति का आकलन जो है आकलनकर्ता द्वारा यानी जो शिक्षक है उसके द्वारा किया जाना चाहिए। और यदि ऐसा कभी कभी संभव नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता द्वारा या आकलनकर्ता द्वारा जो है किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण या अध्ययन या उनकी गतिविधियों का आकलन करवाना चाहिए, जो कि उसके लिए उचित हो, उसका ज्ञान रखते हो। इससे जब किसी तीसरे व्यक्ति से जब आकलन करवाया जाएगा तो वह आकलन विश्वसनीय तथा वैध होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा आकलनकर्ता द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करवाया जा सकता है। उसके बाद आता है तीसरा है आकलनकर्ता द्वारा अधिगम के लिए अर्थात प्रत्येक कौशल को सीखने के लिए संरचनात्मक गतिविधियों को प्रस्तुत करना।
देनी चाहिए। जैसे शिक्षक द्वारा छात्रों को कृत्रिम अभ्यास देना, व्यवहारिक या प्रायोगिक रूप में प्रदर्शन के अवसर देना, इस प्रकार की जो गतिविधियां यानी प्रैक्टिकली जो गतिविधियां है उन प्रैक्टिकली गतिविधियों को अवलोकन द्वारा विद्यार्थियों को देना, जिससे कि विद्यार्थी जो सीख रहे हैं सीखते हुए उन गतिविधियों का संरचनात्मक रूप से प्रदर्शित कर सके। जैसे एक बालक विद्यालय जाता है तो उसको सिखाने के लिए, उसको अक्षर सिखाने के लिए यदि उसको लिखना सिखाना है तो हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा बालक को लिखना सिखाएंगे। जैसे यदि बालक को शुरू में जब हम लिखना सिखाते हैं तो पहले उसको लाइनें खींचना, उसके बाद उसको मोड़, फिर कुछ बनाना, इस प्रकार से हम उनको बालकों से शब्दों को बनवाते हैं। तो इस प्रकार जो की गतिविधियां होती है प्रायोगिक रूप से यानी एक स्टेप बाय स्टेप बालक को सिखाते हैं। स्तर के अनुसार तथा स्टेप बाय स्टेप बालकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां तथा संरचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से हम सिखाकर प्रस्तुत करवाते हैं। उसके बाद वर्तमान समय जो है इसके आधार पर वर्तमान समय में आकलन कर्ता को प्रश्न तकनीकी का प्रयोग छात्रों की योग्यता व स्तर के अनुसार अब जैसे वर्तमान समय जो है वह उसको देखते हुए आकलनकर्ता को प्रश्न तकनीकी का प्रयोग छात्रों की योग्यता तथा स्तर के अनुसार करना चाहिए। यानी विद्यार्थियों की क्षमता को देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए, उनका जो शैक्षिक स्तर है उस स्तर को देखते हुए उसके अनुसार प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी यदि 6 से 8 तक का है तो उन 6 से 8 तक के बालकों का स्तर देखकर उनकी योग्यता के अनुसार उनसे प्रश्न करने चाहिए। और 9 से 10 से 12 तक के बच्चे हैं तो उनके स्तर के अनुसार प्रश्नों को पूछना चाहिए। इसमें जैसे जिन विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था है, जिन विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था उपलब्ध है, उन विद्यालयों के जो छात्र हैं उन छात्रों के लिए कंप्यूटर से प्रश्न पूछने का उपयोग करना चाहिए। यानी कंप्यूटर के माध्यम से प्रश्नों को पूछना और इसका उपयोग करना। और यदि जिन विद्यालयों में कंप्यूटर नहीं है तो यह कंप्यूटर के नहीं होते हुए विद्यार्थियों से मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्नों को कर
तथा स्तर के अनुसार प्रश्नों को करके उनका जो है सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। उसके बाद है छात्रों से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर सूचना प्राप्त करना। अब छात्रों से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर उनकी सूचना प्राप्त करना, इसमें अभिभावकों या छात्रों के संदर्भ में सूचना संग्रहित या एकत्रित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी विद्यार्थी का बैकग्राउंड क्या है, परिवार में स्थिति कैसी है, इस प्रकार की सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं का आधार पृष्ठभूमि के आधार पर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उनका परिवार कैसा है, परिवार में आय के स्रोत क्या है। इस प्रकार से वर्तमान समय में यदि बालक की सूचना प्राप्त करनी है तो पोर्टफोलियो है जो शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। उस पोर्टफोलियो में विद्यार्थी की समस्त सूचना होती है और उसी सूचना के आधार पर ही विद्यार्थी का विकास किया जाता है। और यदि इसमें प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए जो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है वह अभिभावक तैयार करते हैं। अभिभावकों के माध्यम से तैयार करवाया जाता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक की सूचना का जो एकत्रीकरण किया जाता है, पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, वह अपने आकलनकर्ता द्वारा तैयार किया जाता है। आकलनकर्ता द्वारा उच्च
आयु, लिंग, आयु, लिंग, विश्वास, परंपरागत अभ्यास, अभ्यास, एवं धार्मिक, विश्वासों का, विश्वासों का, धार्मिक विश्वासों का पर्यवेक्षण, अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन सभी का आकलन की जो प्रक्रिया है उस आकलन की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके अनुसार जब विद्यार्थी का आकलन किया जाता है, इन सब के साथ विद्यार्थी की थकान और अवधान, और अवधान केंद्रीकरण, की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी का आकलन करना चाहिए। इस प्रकार इन विधियों द्वारा जब हम विद्यार्थी का आकलन करते हैं, उस विद्यार्थी का जब हम आकलन करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है विद्यार्थी का आकलन वैध तथा विश्वसनीय होना चाहिए। अब है आज का आपका गृह कार्य। आकलन विधियों का समीक्षात्मक विश्लेषण करते समय कौन सी